सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में हम अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि कैपेसिटर एक पैसिव डिवाइस, पैसिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और कोई कैपेसिटर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसकी वो एबिलिटी कैपेसिटेंस कहलाती है। दो टॉपिक थे, कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटर वो चीज है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फॉर्म में। यूनिट क्या होती है कैपेसिटर कैपेसिटेंस की? कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड, एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ। ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस में बताया नहीं था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सभी को मालूम है कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं उसमें आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो दो तरीके के होते हैं, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है। ओके, पैसिव एलिमेंट क्या होता है और एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? ठीक है, ये मैं बताता हूं। पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, इनको आप इस तरीके से समझिए कि एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उनको किसी अदर एलिमेंट की या किसी अदर सोर्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जिनको अगर मैं सर्किट में लगा दूं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हीं को केवल लगा दूं इंडिपेंडेंटली, वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लाइक कैपेसिटर हो गया, अगर मैं कैपेसिटर लगा दूं सिर्फ और बैटरी ना लगाऊं तो कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए बैटरी एक्टिव सोर्स है, एक्टिव एलिमेंट है, और आपका कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट है। आप डायोड को लीजिए, अगर डायोड आपको पता हो तो डायोड आपका एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि वो बिना बैटरी के भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सोर्स, अगर डायोड जो है वो आपका एक्टिव एलिमेंट में आता है। सिंपल आपका जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी आपका पैसिव एलिमेंट है, वो बिना अदर सोर्सेज की हेल्प के कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट। तो सिंपल डेफिनेशन यही है कि उनको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है सर्किट में काम करने के लिए, वो सारे पैसिव एलिमेंट होते हैं। और जिनको किसी की जरूरत नहीं होती सर्किट में काम करने के लिए, वो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट है। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटर की वो एबिलिटी जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाता है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, और उसकी यूनिट होती है फैराड, एफ, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब आ रहे थे हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ, जिस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था, जैसे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में और मुझे उनको ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सभी को मालूम है। लेकिन कैपेसिटर के केस में उल्टा होता है। जो फॉर्मूला सीरीज के लिए है वो यहाँ पे पैरेलल का होता है, और जो फॉर्मूला पैरेलल का था वहां पे, यहाँ पे वो फॉर्मूला सीरीज का होता है। यानी कि अगर पैरेलल में 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1 C2 C3, उनका नेट कैपेसिटेंस निकालना है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा पैरेलल में। और सीरीज में क्या हो जाएगा? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समझ में आ गया? किसी को अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए, हमारा नेक्स्ट है अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटर जो बना होता है वो दो मेटेलिक प्लेट, कंडक्टर प्लेट आप बोल सकते हो, 2 कंडक्टर प्लेट ले लीजिए आमने सामने, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रख दीजिए या डाइलेक्ट्रिक रख दीजिए। ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर बोलते हैं बेसिकली। वो सिंपल सा स्ट्रक्चर है ये। 2 प्लेट ले ली हमने कंडक्टर की, उनको आमने सामने रख दिया, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो गई मेंटेन, एयर लगा दी या फिर कोई अदर डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जिसके थ्रू कंडक्टेंस ना हो सके, तो वो आपका कॉम्बिनेशन कैपेसिटर बन गया। तो इन जो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है सर? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक ये आप कह सकते हो कि जिसके थ्रू करंट फ्लो ना कर सके। जैसे जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं ना, वो हमारे डाइलेक्ट्रिक हैं। ठीक है, अब हर डाइलेक्ट्रिक की अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे एयर, हवा भी डाइलेक्ट्रिक है, क्योंकि हवा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। तो जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच में हवा ही होती है, एयर होती है। ठीक है, वहां पे हम एयर को एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं।
तो कैपेसिटेंस कितना होता है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? तो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास कि जो प्लेट हमने ली है उसका एरिया कितना है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी रखी है। एरिया को हम बोल रहे हैं कैपिटल ए और डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं स्मॉल डी। तो अगर कैपेसिटेंस है कैपिटल सी तो सी इज इक्वल्स टू अगर मेरा कैपेसिटेंस है सी तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन A upon D. This is the formula for parallel plate capacitor. अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको बताया, उसमें आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे? परमिटिविटी। एप्सिलॉन इज योर परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जनरेट होता है जब भी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी होती है कि एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आने की परमिशन हो या कितनी परमिशन हो, उसको मेजर करने की जो प्रॉपर्टी है वो परमिटिविटी के अंदर होती है। तो किसकी कितनी परमिटिविटी होगी, हर मटेरियल की परमिटिविटी अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, दिस इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो ये होती है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻27। तो ये आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू होती है, ये फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन जो एप्सिलॉन आर है ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। किसी मटेरियल अगर हमने एयर लिया है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर आपने एयर लिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जो मैं बात कर रहा था ना, दोबारा वैल्यू बताना इसकी। हाँ जी, एप्सिलॉन नॉट की दोबारा वैल्यू बताइए सर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻27 होती है शायद। ये आप एक बार चेक करिए माइनस में पावर कितनी होती है, इसकी कांस्टेंट फिक्स। ठीक है, हाँ मैं बता रहा था रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो मटेरियल टू मटेरियल अलग होती है। एयर के केस में यहाँ मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और मैंने बोला कि डाइलेक्ट्रिक में एयर ले रहा हूँ, और अगर आप एयर ले रहे हो तो एयर के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो एयर के केस में यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, कम ये सॉरी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर। बट इन केस ऑफ अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए, जैसे आप सपोज मिका ले रहे हो, पेपर ले रहे हो, जो बेसिकली यूज होते हैं, सिरामिक यूज होता है, मिका यूज होता है और आपका पेपर यूज होता है डाइलेक्ट्रिक के लिए, उनकी में सबकी अलग अलग होती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू, वो आपको दे दी जाएगी न्यूमेरिकल में। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट है अब एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर के अंदर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है। अब कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, उसको कैसे मेजर करना है वो हम यहां से मेजर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है आपके पास में डायरेक्ट,
देखिए Q इज इक्वल टू CV, ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का। अगर आपने V वोल्टेज दिया, Q चार्ज स्टोर हुआ, तो जो कैपेसिटेंस है वो होगा C। अगर आपको कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर कितना हुआ वो निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा Q इज इक्वल टू CV। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही होता है कैपेसिटर के लिए, Q इज इक्वल टू CV। अगर आपको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो U इज इक्वल टू हाफ QV इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये कैसे निकला, V की वैल्यू रख दी आपने Q अपॉन C, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। और अगर आप यहाँ पे Q की वैल्यू रख दोगे CV, तो ये हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसी को आगे एक्सटेंड किया हुआ है, बहुत सिंपल सा एक ही फॉर्मूला आप याद रख सकते हो और इस फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। जो वैल्यू आपको गिवन है उससे आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर। एप्लीकेशंस क्या है, कैपेसिटर को हम यूज क्या करते हैं वो आप खुद से पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस क्या है कैपेसिटर की, किस किस फील्ड में कैपेसिटर को यूज किया जा सकता है और आप अपने लिए कैसे यूज कर सकते हो कैपेसिटर को। कैपेसिटर एज ए कंडेंसर सबसे बेसिक यूज होता है कैपेसिटर का, इसके आप बारे में आप पढ़ सकते हो, कंडेंसर को हम कैसे यूज करते हैं पता होगा आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन AC एंड DC सर्किट। कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है DC और AC सर्किट के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है कि कैपेसिटर और AC सर्किट में कैपेसिटर केवल AC को अलाउ करता है, DC को अलाउ नहीं करता। सुना होगा आपने कि कैपेसिटर अपने अंदर से AC को फ्लो करा सकता है, DC को फ्लो नहीं करा सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है जो अपोज करता है करंट को, उसको हम XC से डिनोट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है जो करंट को अपोज करता है, इसी तरीके से कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है जो करंट को अपोज करता है। इसको हम डिनोट करते हैं XC से, और इसकी वैल्यू होती है XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 है, 2 पाई FC। ये वैल्यू होती है आपकी कैपेसिटर रिएक्टेंस की, 1 अपॉन 2 पाई FC। F फ्रीक्वेंसी और C कैपेसिटेंस, राइट। अब देखिए क्यों AC को फ्लो करा देता है और DC को फ्लो नहीं कराता है, इसका रीजन सुनिए। देखिए DC के केस में फ्रीक्वेंसी बताओ मेरे को कितनी होती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ DC, बताओ कोई भी मुझे बताओ कि 0 होता है, 0। यस, तो F की वैल्यू 0 रखोगे तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नॉट डिफाइंड, 0 इनफिनिट। 0 होगी सर। नॉट डिफाइंड। F को मैं 0 पुट कर दूं, F को अगर मैं 0 पुट कर दूं, जैसे नॉट डिफाइंड या 0 ही होगा। नॉट डिफाइंड 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब सोचो कि रिएक्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया, रिएक्टेंस मतलब अपोजिशन, अगर इनफाइनाइट वैल्यू से अपोज किया जा रहा है तो करंट फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता। इसीलिए DC में करंट फ्लो, DC वैल्यू फ्लो नहीं करती कैपेसिटर में, केवल AC फ्लो करती है। AC में ही फ्रीक्वेंसी होती है कुछ ना कुछ, DC में कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो इसलिए रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है और करंट फ्लो नहीं कर पाता कैपेसिटर के केस में। इसीलिए कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, AC को पास करता है। क्लियर है? चलिए सर ये डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या है? हाँ जी सर डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर जिस तरीके से चार्ज होता है वो हमेशा चार्ज नहीं रहता। अगर सपोज करिए, आपने देखा होगा कुछ आपके डेली लाइफ के डिवाइसेस होते हैं, जैसे चार्जर में LED होती है जो आपको इंडिकेट करती है चार्जिंग चालू है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चार्जर को अपनी पावर प्लग में से निकाल लेते हो फिर भी LED जली रहती है कुछ टाइम तक। वो किसकी वजह से होता है? वो कैपेसिटर की वजह से होता है, क्योंकि कैपेसिटर उसके अंदर होता है और कैपेसिटर चार्ज रहता है कुछ वोल्टेज तक। तो जब तक वो चार्ज रहेगा वो LED को वोल्टेज देता रहेगा, LED जलती रहेगी। वो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है? उस टाइम पे डिस्चार्ज हो रहा होता है कैपेसिटर, समझ रहे हो?
जी सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेराडेज लॉ। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद स्टार डेल्टा कन्वर्जन और बस फिर हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। फेराडेज लॉ को अभी रहने देते हैं। स्टार डेल्टा कन्वर्जन देख लीजिए। स्टार और डेल्टा दो तरीके के नेटवर्क हैं। ये लेफ्ट में जो बना हुआ है ये आपका डेल्टा नेटवर्क है, और जो राइट में बना हुआ है वो आपका स्टार नेटवर्क है। डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे रेजिस्टेंस से ही नेटवर्क्स को बनाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कैपेसिटर से इसको बना दिया जाए या इंडक्टर से इसको बना दिया जाए, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे रजिस्टर। एग्जांपल के लिए ले लिया है, सभी के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। रजिस्टर्स, हमने रजिस्टर्स को यूज करके इन दो तरीके के नेटवर्क डिजाइन कर लिए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ कि मेरे को स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे। एक इसको देखते हैं सबसे पहले। ये मेरे पास है स्टार कनेक्शन, सॉरी डेल्टा कनेक्शन। ये डेल्टा कनेक्शन है, इस डेल्टा को मुझे स्टार में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज आपको दी हुई हैं R1, R2, R3, और स्टार के केस में मैंने लिए हैं RA, RB और RC। ठीक है, तो मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मुझे RA, RB, RC की वैल्यू फाइंड करनी है। R1, R2, R3 की आपको पता होंगी क्योंकि आपके पास में डेल्टा कनेक्शन है। तो अगर आपको RA, RB, RC की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। RA is equal to R3 into R1 upon R1 plus R2 plus R3, RB is equal to R1 R2 upon R1 plus R2 plus R3, और ये RC। ये डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करके, इसी तरीके से ये आपका वाइस वर्सा R3, R1 और R2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ RA, RB एंड RC। यानी कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, और न्यूमेरिकल्स में आपको आंसर नहीं। तो ये फॉर्मूले आप देख लेना। ये पीडीएफ आपको, ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी इसकी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीडीएफ फाइल अभी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद। चलिए क्वेश्चंस करते हैं।